हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको सीपीपी चैप्टर नंबर 8 उसकी एग्जाम्पल 8.3 को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 8.2 की एग्जाम्पल आप लोगों को करवा दी। इस एग्जाम्पल 8.3 को करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि सवाल आपको बुक कौन सी और राइटर कौन सा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और इस बुक की एग्जाम्पल 8.3 भी आपके सामने नजर आ रही होगी। इसकी दो लाइनें शुरू की मैंने नहीं लिखी है, उसके आगे का जो सिस्टम मैंने आपके सामने लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ एग्जाम्पल 8.3 के अंदर, इट अपियर्स दैट टू मच एल्कोहल इज लॉस्ट इन द बॉटम। नीचे का जो हिस्सा है, किसका नीचे का हिस्सा है, वो असल में डिस्टिलेशन कॉलम है। डिस्टिलेशन कॉलम का जो निचला हिस्सा है स्टूडेंट, उसमें अल्कोहल जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। यह हमें बताया जा रहा है डिस्टिलेशन कॉलम। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि डिस्टिलेशन क्या होती है। डिस्टिलेशन असल में क्या होती है, सेपरेशन होती है। क्या होती है, कंपोनेंट्स की सेपरेट करना फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर से हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं या बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए कर रहे होते हैं। क्लियर, ये होता है डिस्टिलेशन। क्लियर, तो यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्टिलेशन कॉलम को। कॉलम क्यों ले रहे हैं, जिसके जरिए डिस्टिलेशन हो रही होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि निचले हिस्से से डिस्टिलेशन कॉलम के बहुत ज्यादा अल्कोहल जाया हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें ये मालूम करना है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द बॉटम्स, मतलब नीचे से जितना अल्कोहल जाया हो रहा है। अब अल्कोहल के साथ साथ और भी तो चीजें होंगी, वो क्या होंगी वो अभी हम देखते हैं। एंड द मास ऑफ अल्कोहल लॉस्ट इन द बॉटम्स, और हमें ये बात भी देखनी है कि कितना मास अल्कोहल का जाया हुआ, बेस्ड ऑन द डेटा शोन इन फिगर। स्टूडेंट असल में इन्होंने क्या किया, सारा डेटा फिगर बना के उसमें डाल दिया। वो फिगर आपके सामने नजर भी आ रही है। इस फिगर का जितना डेटा था मैंने यहाँ पे आसान करके यहाँ पे पुट कर दिया। क्लियर है, कोई मसले वाली बात है नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि दैट वाज कलेक्टेड ड्यूरिंग 1 आवर ऑफ ऑपरेशन। इन्होंने बता दिया ये 1 घंटे का ऑपरेशन है। सही, जितनी बातें ये 1 घंटे के अंदर हुई है। अब यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, तीनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन। स्टेप नंबर 4 नहीं लिखा, इसकी वजह है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले स्टेप में क्या होता है, हमें सिर्फ प्रॉब्लम को रीड करना होता है और समझना होता है, वो हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 और 3 में क्या करना होता है, डायग्राम बनानी होती है और उस डायग्राम के अंदर हमें अननोन वेरिएबल देने होते हैं। क्लियर है, जो भी वेरिएबल आपको देने वो आप दे देंगे। ये आपके सामने डायग्राम है, सिंपल मैंने बनाई है। अगर आप असल वाली डायग्राम बुक में दी हुई है, उसके अंदर आप एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, जो असल में आपको सिस्टम को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इस डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, सिस्टम को सिलेक्ट किया। हमने सिर्फ उन चीजों को रखा जो हमें पता थी, इनपुट, प्रोडक्ट और जो हमारे नीचे से जाया हो रहा है। ये इसके अलावा हमने सब कुछ क्या मान लिया, अपना सिस्टम मान लिया। और आपको भी यही करना है, आपको आसान से डायग्राम बनानी जैसे मैंने बनाई। आप इसको डिस्टिलेशन कॉलम कह सकते हैं। क्लियर है, चलें। अब हो क्या रहा है सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको इतनी दफा डायग्राम बना दिया और सब में मैंने एक ही काम किया। इनपुट जो हो रहा होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात है, तो आप लिखेंगे कंपोनेंट्स मास फ्रैक्शन, कंपोनेंट मास फ्रैक्शन, कंपोनेंट मास फ्रैक्शन। कंफर्म हो गया। कंपोनेंट कौन कौन से, 2 कंपोनेंट है, एक है इथाइल अल्कोहल और एक है वाटर। तो सब में वही आ गया। सबके मास फ्रैक्शन की बात करेंगे। ये आपको मास फ्रैक्शन आपको मिला, वाटर कितना है 90%, इथाइल अल्कोहल कितना है 10%। इधर देखें प्रोडक्ट में तो वाटर कितना है 40%, इथाइल अल्कोहल कितना है 60%। और अगर आप बॉटम में देखें तो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना। अब सुनते जाइएगा। मैंने यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ है कि F बराबर है किसके, 1000 kg, और ये असल में क्या है, ये फीड है। क्लियर, तो यहाँ F है तो इसके मास फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा एफ H2O। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा एफ H2O, ओमेगा एफ इथाइल अल्कोहल। इस प्रोडक्ट है तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, P का नाम दे देता हूं। तो इसके मास फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा P H2O, ओमेगा P इथाइल अल्कोहल। इस बॉटम वाले को मैं B का नाम दे देता हूं, वेरिएबल दे दिया मैंने इसको B।
तो इसके मास फ्रैक्शन को क्या बोलूंगा, ओमेगा बी H2O ओमेगा बी इथाइल एल्कोहल। यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। इतना काम होने के बाद सवाल में एक और चीज भी दी हुई है, वो है हमें रेशो। वो क्या है वो आपको मैं बताता हूं। वो रेशो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेप नंबर 4 में उस रेशो को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इस P की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो क्या है जरा देखिएगा। हमारे को सवाल में दिया गया है कि जो हमारा P है ना, P जो है ना वो बराबर होगा किसके, फीड कौन है, F डिवाइडेड बाय 10 के, F डिवाइडेड बाय 10 के। F की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल F तो हमें पता है, दैट इज 1000 kg। ऐसा ही है बिल्कुल। तो जब हमें F पता है, F की वैल्यू डालो उधर, F की वैल्यू डालेंगे तो यहां पर F की वैल्यू कितनी है 1000। तो यहां पर P बराबर आएगा किसके 1000 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 100 kg आ गया। इसका मतलब P हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 100 kg। पता है कोई मसला। अब अगर आप इस पूरी फिगर में अब पांचवें स्टेप पे जाने जा रहे हैं, पांचवें स्टेप में जा रहे हैं तो पांचवें स्टेप क्या होता है, बेसिस किसको सिलेक्ट करेंगे, तो बेसिस याद रखिएगा हम यहां लिखेंगे 1R एंड F बराबर किसके भाई, F बराबर है 1000 kg के। क्लियर है, कोई मसला है यहां तक। 1 आवर का ऑपरेशन है एंड F हमने किसको मान लिया 1000 kg को। ये हमने माना नहीं है, ये हमने माना नहीं है, ये सवाल में है लेकिन हमने इसको बेसिस सिलेक्ट किया है। क्लियर है। अगर सवाल में F नहीं पता होता, P भी नहीं पता होता, B भी नहीं पता होता तो फिर हम F को अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन करते हैं और जब हम F को अपनी मर्जी से वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर वो एज एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन काउंट होती है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना। चले भाई, अब यहां पर ये तो हमने अपनी मर्जी से काउंट करी नहीं है तो ये बेसिस इंडिपेंडेंट इक्वेशन में इसका कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करें स्टेप नंबर 6 और 7 की। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, हमें नंबर ऑफ अननोन्स लिखने होते हैं। स्टेप नंबर 7 में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस लिखनी होती है ताकि हम क्या कर सकें, डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस कर सकें। क्लियर। तो अब यहां स्टेप नंबर 6 में हमें क्या बताने, नंबर ऑफ अननोन्स। बताएं कितने अननोन्स है, आए जरा डायग्राम पर। डायग्राम पे अगर आए तो इस डायग्राम के अंदर आपको कितने अननोन्स नजर आ रहे हैं मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये P अननोन है, नहीं, इसकी वैल्यू तो हमें पता है। चले भाई, ये F अननोन है, नहीं, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। फिर अननोन कौन है, अननोन तो 3 नजर आ रहे हैं मुझे। एक आ रहा है B, एक आ रहा है ओमेगा बी H2 और एक आ रहा है ओमेगा बी इथाइल एल्कोहल। क्लियर। तो यहां पर ये मैं पहले मेथड से करवा रहा हूं, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता चुका हूं, वो भी मैं आपको एक दफा रिवाइज करवाऊंगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने आ गए, 3। कौन कौन से, एक हमारे पास अननोन कौन है B, एक हमारे पास अननोन कौन है ओमेगा बी H2O और एक अननोन हमारे पास है ओमेगा बी इथाइल एल्कोहल। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की, वो कितनी आएंगी। तो भाई देखिए स्टूडेंट, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, एक होता है आपको कंफर्म इम्प्लिसिट रिलेशनशिप लिखना होता है, एक्सप्लिसिट इक्वेशन, मटेरियल बैलेंसेस, और इसके बाद बस यही है मेथड 1 के लिए, बस यही है। अगर हम बात करें इसके अंदर इम्प्लिसिट रिलेशन इक्वेशंस बनेगी, आइए जरा देखते हैं। इम्प्लिसिट रिलेशनशिप को मैंने आपको बताया था, वो असल में क्या होता है, सम ऑफ द मास फ्रैक्शंस। तो यहां पे इन दोनों का सम मैं यहां लिखूंगा, क्या मैं इन दोनों का सम यहां लिखूंगा या इन दोनों का सम लिखूंगा, आपको मैंने उस वक्त भी बताया था इन दोनों का सम करने का फायदा क्या है, ये दोनों तो हमें पता है, इन दोनों का सम करने का फायदा क्या है ये तो हमें पता है, लेकिन ये दोनों का सम करने का फायदा है क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब इम्प्लिसिट इक्वेशन में एक रिलेशन आएगा, कौन सा आएगा, हम लिखेंगे ओमेगा बी H2O प्लस का ओमेगा बी इथाइल अल्कोहल, ये बराबर किसके होगा 1 के। यहां तक कोई मसला है, कोई मसला नहीं है। चले भाई, अब बात करें स्टूडेंट
एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, मटेरियल बैलेंस अप्लाई कर देंगे H2O के ऊपर। तीसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, मटेरियल बैलेंस अप्लाई कर देंगे इथाइल अल्कोहल पर। तो यहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी हो गई, 3 हो गई। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी हो गई, 3। आपको बताया था नंबर ऑफ अननोन्स को कैसे सिंबल देते हैं, NU। NE किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस को। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एनालिसिस कर लेंगे, किसके बराबर होता है, ND हमें बताता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। NU हमारे पास कितना है, 3। NE हमारे पास कितना है, 3। तो 3 - 3 बराबर आ जाता है 0 के। 0 के आने का मतलब क्या है, 0 के आने का मतलब ये है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है, ये बातें अगर आपको जाननी है कि ND की वैल्यू 0 से बड़ी या ND की वैल्यू 0 से छोटी है, तो वो आप मैंने चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल 7.2 सॉल्व करवाई, बहुत डिटेल में करवाई है। अगर आपको और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और इन चीजों को समझना है तो वो एग्जांपल आपको लाजमी देखनी होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्टेप नंबर 8 और 9। स्टेप नंबर 8 में क्या करते हैं, जिन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है उन्हें लिखते हैं। स्टेप नंबर 9 में क्या करते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को स्टेप को क्या कर दिया, कंबाइन। अब सबसे पहली बात, इस मटेरियल बैलेंस H2O पे अप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी। इस पे अप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी। और ये वाली तो है अपनी, इसको मैं लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व नहीं करना। क्लियर, जरा देखिए। और आपको एक बात बता दूं, दोनों पे मटेरियल बैलेंस लगेगा, लेकिन इन दोनों में से एक में आप टोटल मटेरियल बैलेंस लिखेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं पहले टोटल बैलेंस। क्या लिख देता हूं, टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस क्या होगा, आइए जरा देखते हैं। टोटल की बात करते हैं तो यहां देखें, ये इनपुट है और ये दोनों क्या है, आउटपुट। तो F बराबर किसके होगा, P प्लस के B के। तो मैं क्या लिखूंगा, F बराबर होगा किसके, P प्लस के B के बराबर होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्या आपको F पता है, बिल्कुल पता है। P पता है, बिल्कुल पता है। B नहीं पता, इसका मतलब हम B निकाल सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम H2O पे मटेरियल बैलेंस लगा रहे थे ना, कंपोनेंट में लगा देते हैं। कंपोनेंट पे कैसे लगाते हैं, सुन लीजिए। यहां पर हम लोग किस पे अप्लाई कर रहे हैं, वाटर पर। तो सबके मास फ्रैक्शन देखें, सबके मास फ्रैक्शन देखें H2O वाले। तो जरा गौर फरमाएं, ये हमारा क्या इनपुट का है, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा F H2O मल्टीप्लाई बाय F। क्या लिखेंगे, ओमेगा F H2O मल्टीप्लाई बाय F इज इक्वल टू, यहां देखें, इज इक्वल टू, अब यहां देखें, ओमेगा P इथाइल अल्कोहल मल्टीप्लाई बाय P, ओमेगा P H2O मल्टीप्लाई बाय P। उसके बाद ऐड करेंगे, यहां देखें, ओमेगा B H2O, ओमेगा B H2O मल्टीप्लाई बाय B, मल्टीप्लाई बाय B। कोई मसला यहां तक। अब जरा बताएं, क्या आपको पता है ओमेगा FH2 कितना है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 0.9। F पता है आपको कितना है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल F पता है 1000। तो यहां पर 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये किसके बराबर होता है, 0.9 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 900 के। और ओमेगा P H2O कितना है, यहां देखें 0.40। चले भाई देखें, यहां पर ओमेगा P H2O हमारे पास कितना है, 0.40 देख लें। और P हमारे पास कितना है, हमें पता है 100 kg है, ये आ गया। प्लस ओमेगा B H2O हमें नहीं पता, और ये B भी हमें नहीं पता। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वेशन ही आ जाएगी। अब बात करते हैं मटेरियल बैलेंस फॉर इथाइल अल्कोहल। तो यहां पे डायरेक्ट करूंगा मैं, ये स्टेप जो मैं करवाता हूं ये सिर्फ समझाने के लिए कराता हूं, आपको करना नहीं, डायरेक्ट करिएगा। अब यहां पर जरा इथाइल अल्कोहल पे लगा रहे हैं तो जरा गौर फरमाइएगा, इथाइल अल्कोहल का मास फ्रैक्शन कितना है, 0.1। तो 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, F से। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू, उसके बाद अब इसका भी इथाइल अल्कोहल को देखें कितना है, 0.60। और 0.60 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
P से, P कितना है 100, तो हम लोग क्या करेंगे 0.60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसके बाद करेंगे प्लस। अब यहां देखिए प्रोडक्ट में ये वाला भी तो हमारा प्रोडक्ट है। अब ये हमारे पास क्या है ओमेगा बी E2 ओमेगा बी इथाइल अल्कोहल, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से। क्लियर, ये आ गया हमारे पास, कोई मसला। अब सुनिएगा, मैं सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने करके लिख देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। अब सुनिएगा करना क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे F और P, F की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू हमें पता है। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। B की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन, इसको भी मैं क्या करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, और इसको मैं क्या नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। क्लियर है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास B की जब वैल्यू आ जाएगी तो B की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास ओमेगा बी H2O निकल के आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन में हम B की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा बी ETOH निकल के आ जाएगा। तो ये सारा काम मैं कर देता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने सारी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने कर दी है। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ तक करवा दिया था और आपको समझा भी दिया था कि आप F की और P की वैल्यू डालेंगे तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी, जो निकल के आई है 900 kg। जो यूनिट आप बेसिस में सिलेक्ट करते हैं वही रहता है। आगे बात करें, अब B की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो हमारे को ओमेगा बी H2O निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ गया दैट इज 0.956। कैसा है वो आपके सामने है। आगे बात करें B की वैल्यू आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो वहां से ओमेगा बी ETOH निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ गया 0.044। बात करें फॉर द मास ऑफ अल्कोहल, क्योंकि उसमें बताया गया है कि हमारे को कंपोजिशन निकालनी थी बॉटल्स की, जो हमारे पास कौन था वाटर था और इथाइल अल्कोहल, दोनों की निकाल ली कंपोजिशन कितनी कितनी है, मास फ्रैक्शन निकाल लिए। अब रह क्या किया, उन्होंने ये भी बोला था कि साथ साथ मास ऑफ अल्कोहल भी चाहिए, तो हमने बोला कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम सब जानते हैं ना मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मास फ्रैक्शन बराबर होता है जिसका भी जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है मास फ्रैक्शन, तो उसका निकालना है हमारे को, किसका निकालना है मास इथाइल अल्कोहल का। तो मास फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल बराबर होगा किसके, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, टोटल मास तो यहाँ पे B की वैल्यू होगी क्योंकि ये टोटल है, और B हमारे पास कितना है, B हमारे पास अभी तो निकाला हमने 900 kg है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, यहाँ ये B डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ओमेगा बी इथाइल अल्कोहल हमारे पास कितना है दैट इज 0.044 एंड B हमारे पास कितना है 900, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ इथाइल अल्कोहल निकल के आ गया 39.6 kg। इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो 40 kg हो जाएगा। क्लियर, यहां जाके कंप्लीट होता है वेरिफिकेशन। स्टेप नंबर 10 वेरिफिकेशन में आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये क्वेश्चन लिखी तो है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं वेरिफिकेशन में। इसके मुताबिक कि जब इन दोनों का सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा 1 के। तो ओमेगा बी H2O हमारे पास कितना ये रहा, ओमेगा बी E2H कितना ये रहा, इन दोनों को ऐड करा तो 1 आ गया, इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। अब ध्यान से सुन लें, आप बोलेंगे सर ये आपने स्टेप नंबर 6 और 7 इसमें मैंने मेथड 1 को फॉलो किया, अगर सर यहाँ पे अगर हम मेथड 2 अप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ, टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। स्टेप न मतलब मेथड 2 में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अननोन्स मालूम करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं NSP+1 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रीम्स। क्लियर है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, आप बोलेंगे सर 2 है, एक है वाटर और एक है इथाइल अल्कोहल, 2+1 हो जाएगा कितना 3। स्ट्रीम्स कितनी है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 स्ट्रीम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 9। तो मेथड नंबर 2 के मुताबिक हमारे पास अननोन्स कितने होंगे 9, कितने होंगे 9। कैसे सुनिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम मेथड 2 को फॉलो करते हैं तो उस वक्त जो हमें पता भी होता है ना वो भी किस में हम डाल देते हैं अननोन में। अब जरा देखें F भी हमारा अननोन में चले जाएगा, ये भी, तो देखें 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से, कितने हो गए 9 अननोन्स हो गए।
अब हम देखें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी बनेगी, तो वो भी सुन लीजिएगा। पहली तो ये इम्प्लिसिट बनेगी, दूसरी हमारे पास मटेरियल बैलेंस, और तीसरी हमारे पास ये वाला मटेरियल बैलेंस। तीन हो गई। अब आ जाए स्पेसिफिकेशन पर। किस पे आ जाएंगे? स्पेसिफिकेशन। जो हमें पता है, हमें क्या पता है? एफ। हमें क्या पता है? इन दोनों का मास फ्रैक्शन। तो 1 2 3, उसके बाद पी भी हमें पता है 4, ये भी पता है 5 6, और ये 3। तो 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी हो गई? 9। अननोन्स भी 9 आए, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस भी 9 आई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी? 9 - 9 0, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपकी मर्जी है, आप मेथड 1 अप्लाई करें। मैं मेथड 1 इसलिए करता हूं क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है, फालतू चीजें हमारे को अवॉइड कर देते हैं, अननोन को अननोन ही मान रहे होते हैं, तो ये जिंदगी आसान रहती है। और आप भी अपनी जिंदगी को आसान रखें, मेथड 1 को फॉलो करें। क्लियर? सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।